वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएस 2022 के प्रश्न पत्र के बारे में। तो जो प्रश्न पूछे गए थे 2022 इस बी में, तो वो उन प्रश्नों की श्रृंखला में हमारे सामने जो पहला प्रश्न यह है कि ज्योतिबा फुले संबंधित थे किससे? तो इन चार ऑप्शन में जो सही उत्तर है वो जात विरोधी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर है। अब हम ज्योतिबा फुले के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले इनका पूरा नाम था और ये एक समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था और मृत्यु 28 नवंबर 1890 को। इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले था। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी। क्या? गुलामगिरी। तो गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिराव गोविंदराव फुले के द्वारा लिखित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये पूछा गया था 2022 पीसीएस के पेपर में कि खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य, यहां पे ध्यान रखना है, कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? यहाँ ऑप्शन था उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक। देखिए ये चारों स्टेट जो हैं वो लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं, लेकिन आपसे टॉप जो 2 हैं उनके बारे में पूछा गया था। तो 2020-21 के अनुसार जो दो सबसे ज्यादा लौह अयस्क उत्पादक राज्य हैं वो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इस हिसाब से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। लौह अयस्क उत्पादन में भारत के शीर्ष 4 राज्य क्या हैं? उड़ीसा पहले नंबर पे, उसके बाद छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड है। तो ये क्रम है लौह अयस्क उत्पादन में भारत के राज्यों का। अगर विश्व के लेवल पे पूछा जाए, वर्ल्ड लेवल पे, तो ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे, ब्राजील दूसरे, चीन जो है वो तीसरे नंबर पे। भारत का स्थान चौथा है। ठीक है, भारत का स्थान चौथा है लौह अयस्क उत्पादन में। अगला प्रश्न, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? ठीक है, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 का ये प्रश्न है। तो उस समय 136वां स्थान था। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत जो पोजीशन थी वो 136 थी। थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो जारी कौन करता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, मतलब हर साल जारी होती है। और इसको जारी करने वाली जो संस्था है वो संयुक्त राष्ट्र के संचालित विकास समाधान नेटवर्क, मतलब यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा ये जारी की जाती है। अब 2023 की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार जो टॉप करने वाला देश है वो है फिनलैंड। और फिनलैंड जो है वो छठी बार लगातार उसने टॉप किया है। तो फिनलैंड जो है वो 1 नंबर पे है और टॉप 10 की ये लिस्ट दिया गया है। फिनलैंड पहले नंबर पे, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड, चौथे पे इजराइल, 5वें पे नीदरलैंड, छठे पे स्वीडन, 7वें पे नॉर्वे है, 8वें पे स्विट्जरलैंड है और 9th नंबर पर लग्जमबर्ग और 10वें पे न्यूजीलैंड है। भारत की पोजीशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार 126वीं है। कितना? 126वीं। नेक्स्ट, यहाँ पे 2 सूची दी गई हुई है, एक तरफ भवन है और दूसरी तरफ उसका निर्माणकर्ता कौन है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। एक तरफ है सुल्तानगढ़ी, लाल महल, जमात खाना मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, और इधर उसके जो है निर्माणकर्ता का नाम दिया हुआ है। ठीक, तो सुल्तानगढ़ी जो है वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो ए का 3 हो गया। ठीक, लाल महल जो है वो कुतुबुद्दीन, जो बी ऑप्शन है। ठीक, लाल महल बनवाया था बलबन ने। किसने? बलबन ने। तो बी का 4 हो गया। जमात खान मस्जिद
जमात खान मस्जिद बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने और 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इस प्रकार जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो सुल्तानगढ़ी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। लाल महल बलबन ने। जमात खान मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र है उसने जमात खान मस्जिद को बनाया था। तो इस प्रश्न के अनुसार जो है मान लेते हैं कि जमात खान मस्जिद है तो अलाउद्दीन खिलजी। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। तो इस प्रकार जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? ठीक है, ये है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को जो है ये जो है वो पर्यावरण के लिए जो है ये काफी नुकसानदायक है। तो इसको याद रखिएगा। यूकेलिप्टस यूकेलिप्टस के जो प्लांट होते हैं वो काफी लंबे होते हैं और जहां पे ये ग्रो करते हैं वहां पे आसपास की जो वेजिटेशन होती है, प्लांट होते हैं, वो ग्रो अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। इस वजह से पर्यावरण की दृष्टि से जो है इसको खतरा माना जाता है। छठा प्रश्न यह है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन एसर्शन तथा दूसरे को कारण रीजन कहा गया है। तो एसर्शन क्या है, अभिकथन क्या है? तो ये है कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। ठीक है, ये पॉइंट है। और रीजन क्या गया कि रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे की गति मिली। देखिए यहाँ पे एसर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो एसर्शन का अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रकार से सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये है पीवी सिंधु, ये इनकी तस्वीर है। ठीक है, अगला प्रश्न, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन क्या है? तो ये है एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ठीक है, एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन या डीडीटी एक क्रिस्टलीय रंगहीन और गंधहीन यौगिक है जिसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। और जैसा मैंने बोला कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। ये स्ट्रक्चर है किसका? डीडीटी का, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। अगला प्रश्न यह है कि 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई थी। ये पॉइंट सही है कि इटली में ही इसका आयोजन किया गया था। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। जी हाँ, तो इस खेल में पहली बार भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। तो रजत पदक अगर जीता है तो किस टीम से हारी थी भारतीय टीम? तो वो थी पोलैंड की टीम। कौन सी? पोलैंड। पोलैंड से वो हार गए थे, इस वजह से रजत पदक मिला। ठीक, तो यहाँ पे जो 9th नंबर का क्वेश्चन है इसका दोनों स्टेटमेंट सही है, ए और बी। ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत के केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? योजना है हरियाली। योजना जो है वो 2003 की है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण, ठीक है, या कंजर्वेशन के लिए कौन सा अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, तो पर्यावरण के परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? यहाँ पे बात की जा रही है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की, ईपीए। ये पारित किया गया था 1986 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। थोड़ा सा इसको डिटेल में जानते हैं। देखिए, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में ये अधिनियमित होता है। ठीक, और ये आता है भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद। अधिनियम का उद्देश्य जो होता है 1972 के मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को लागू करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। यह एक अम्ब्रेला कानून है। ठीक है, अम्ब्रेला कानून है और इसको अम्ब्रेला कानून के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह केंद्र सरकार को आवश्यक उपाय करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, जो पर्यावरण से संबंधित है। ईपीए के अधिनियमन के जड़े जो है वो जून 1972 में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है, स्टॉकहोम में, जो कि बेस्ड होता है मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित है, जिसमें भारत ने
मानव पर्यावरण के सुधार के लिए उचित कदम उठाने के लिए भाग लिया था। ठीक है, तो 1972 स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस होती है जो कि मानव पर्यावरण ह्यूमन इन्वायरमेंट के सुधार के लिए उचित कदम उठाने के लिए भाग लिया था भारत ने। और अधिनियम स्टॉकहोम सम्मेलन में किए गए निर्णयों को लागू करता है। अगर बात किया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है भारत के संविधान में पर्यावरण को लेके, तो ये है कि ईपीए अधिनियम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया था। इस आर्टिकल के तहत 253 के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का प्रावधान करता है। देखिए, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी समझौते होते हैं, जो भी एग्रीमेंट होते हैं, उसका पर्यावरण के संबंध में जो प्रोविजन या कानून या एक्ट जो बनाने होते हैं वो पावर मिलती है अनुच्छेद 253 के तहत। अब पर्यावरण के संबंध में संविधान का अनुच्छेद 48 ए निर्दिष्ट करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अब यहाँ पे बात की जा रही है अनुच्छेद 48 ए। तो जो अनुच्छेद 48 ए है वो डीपीएसपी का भाग है। किसका? डीपीएसपी का। अनुच्छेद 51 ए में आगे प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा। तो मतलब ये फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इसको समाहित किया गया है। तो संवैधानिक प्रोविजन की अगर बात किया जाए पर्यावरण को लेके, तो उसको डीपीएसपी में भी जो है वो जगह मिली है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। ठीक, तो कौन से संशोधन के द्वारा? तो ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। थोड़ा सा इसको डिटेल में जानते हैं। देखिए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शिक्षा को संविधान के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया है। जब बात मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट की बात की जा रही है, इस अनुच्छेद में इसको जगह मिली है। इसको जगह मिली है अनुच्छेद 21 ए। और हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ से संबंधित है। तो उसी का जो सब पार्ट है अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है। और यह घोषणा करता है कि राज्य मतलब स्टेट 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, यहाँ पे बात की जा रही है अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसके साथ में डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसमें अनुच्छेद 45 के विषय को बदल दिया कि राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करेगा। तो ये डीपीएसपी में भी बात होगी। ठीक है, तो शिक्षा का प्रावधान जो है आपको फंडामेंटल राइट डीपीएसपी और इसके साथ फंडामेंटल ड्यूटी में भी मिलता है। तो अनुच्छेद 51 ए में एक नया मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा कि यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। जैसा कि प्रश्न में था, यह संशोधन जो है वो 2002 में किया गया था। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 का है। अगला प्रश्न यह है कि मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ठीक है, तो पहला है एक्सेंचर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। ठीक है, दूसरा है टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा इंडो में 2022 में नंबर 2 पायदान पर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोनों स्टेटमेंट सही है, 1 और 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ राज्य दिया हुआ है और दूसरी तरफ विधानसभा के सदस्यों की संख्या। ठीक है, तो इस प्रश्न का है जो मणिपुर में 62 है, 62 जो है विधानसभा सदस्य संख्या नहीं है, वो 60 है। ठीक है, कितना है? 60। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम से व्यवस्थित करना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो ये जो 4 देश दिए गए हैं, जापान, रूस, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, इसमें हांगकांग जो है वो सबसे आगे रहेगा इन 4 में। उसके बाद नंबर आएगा ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद जापान और रूस। इस हिसाब से जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3412 इसका करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? ठीक है, तो ये है महानदी। महानदी जो है इन चार दिए गए ऑप्शंस में सबसे बड़ी नदी घाटी बेसिन है। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये है ग्रेफाइट। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक, ये सभी जो है वो कार्बन के रूप हैं। इसमें जो ग्रेफाइट है वो सबसे ज्यादा ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिकली रूप से स्टेबल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आपको बताना है कौन इसमें से सही सुमेलित है। ठीक है, तो राधा स्वामी सत्संग लाहौर ये गलत है। भारत धर्म महामंडल दिल्ली ये भी गलत है। सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता, ठीक, तो सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? आपको बताना है जो नेचुरल गैस है उसका मुख्य अवयव क्या है। ठीक है, तो मुख्य अवयव है प्राकृतिक गैस का मीथेन। तो इसके जो पहले वाला जो प्रश्न है, ठीक है, जिसमें मैचिंग करनी थी आपको कि राधा स्वामी सत्संग, ठीक, ये अगर लाहौर में नहीं है तो राधा स्वामी सत्संग है कहाँ पे? ये है आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। भारत धर्म महामंडल कहाँ पे है? ये है हरिद्वार। हरिद्वार। सनातन धर्म रक्षणी सभा ये तो सही है, मैच है। देव समाज कहाँ पे है? देव समाज बनारस में नहीं है, ये है लाहौर में। अगला, भारत में सर्वाधिक ज्वरीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो टाइडल एनर्जी की यहाँ पे बात की जा रही है, तो सबसे ज्यादा बात तट, ठीक, तो भारत में सर्वाधिक ज्वरीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र खंबात कोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे दो सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2। पादप रोग का एक तरफ जिक्र है और दूसरी तरफ उसका कारण आपको बताना है। तो खट्टे नासर से मतलब है सिट्रस कैंकर। क्या? सिट्रस कैंकर। गन्ने का लाल सड़न रोग मतलब रेड रॉट डिजीज ऑफ सुगर केन की बात की जा रही है। आलू का कृष्णकांत रोग पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे कृष्णकांत डिजीज ऑफ पोटैटो की बात की जा रही है और साहू रोग ऑफ व्हीट की बात की जा रही है ऑप्शन नंबर डी में। तो इनको मैच करना है। तो खट्टा नासर जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो खट्टा नासर का ऑप्शन नंबर 3 के साथ जो है वो मैच होगा। गन्ने का लाल सड़न रोग, तो ये है कवक से होता है। ठीक है, कवक से हो गया। आलू का कृष्णकांत रोग ये ऑक्सीजन की कमी से होता है और गेहूं का साहू रोग जो है वो कीट की वजह से होता है। तो इस प्रकार जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन एसर्शन मानिए और दूसरे का जो है उसका रीजन मानिए। ठीक है, तो एसर्शन क्या है, अभिकथन क्या है? आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कारण क्या बताया जा रहा है? तो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो कथन है और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी करता है। जो जो हम ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं तापमान जो है वो घटता चला जाता है। ठीक है, तो एक ही लैटिट्यूड एक ही अक्षांश पे होने के बावजूद भी दो स्थानों के तापमान में जो अंतर होता है उनकी ऊंचाई की वजह से होता है, एल्टीट्यूड की वजह से होता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश के रजत मुद्राएं हैं, ये बात सही है। ठीक, दूसरा है कि इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। जी हाँ, लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, ये प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। जी हाँ, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। करना क्या है कि संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के
द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 और सूची 2 को जो है आपको मैच करना है। एक तरफ दिवस दिया गया है और दूसरी तरफ दिया है घटना और अवसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो अप्रैल 18 है, ठीक है। तो 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा जो है ये पूछा जा रहा है कि 22 मई को क्या मनाते हैं? तो 22 मई को बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हो गया। 29 जुलाई को क्या होता है? 29 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे। दिसंबर 5 दिसंबर को जो है विश्व मिट्टी दिवस मनाते हैं। इस प्रकार जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, ठीक है। तो श्रेणी 1 मतलब सूची 1 में संस्कृति, शासन, सामाजिक पहलू, नागरिक, पर्यावरण, इसकी बात की गई है। और सूची 2 में विजेता नगर कि किसको जो है किस कैटेगरी में विजेता घोषित किया गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। तो संस्कृति में इंदौर विजेता नगर बना है, शासन में बड़ोदरा बना था, सामाजिक पहलू की दृष्टि से तिरुपति और नगरीय पर्यावरण की दृष्टि से भोपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा आपको बताना है। तो ये था कोच्चिन हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन थी? ठीक है, तो ये थी कोरोलिना बिलावस्का। कौन? कोरोलिना बिलावस्का। नेक्स्ट, एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में एलबीएस क्या है? ठीक है, तो ये आपको बताना है कि एलबीएस है क्या। तो ये है अग्रणी बैंकिंग योजना, लीड बैंक स्कीम। ठीक है, एल बी एस, एल फॉर लीड, बी फॉर बैंक और एस फॉर स्कीम। बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का कारण बताना है। तो बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का कारण की वजह से कमीशन ने जो है इसका उत्तर जो है वो काली खांसी माना है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? आप यहाँ पे 4 जो है पर्वत श्रृंखलाएं दी गई हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन जो है वो हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इसमें जो है चोओ और लोहोत्से जो है ये हिमालय पर्वत श्रेणी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एंड 2, तो डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट ये है कि बजट का आकार जो है 5,12,860.72 करोड़ था। इस बजट में 10,967.87 करोड़ का कतिपय नई योजनाएं, ध्यान दीजिए, नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई थी। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पे 2 सूची दी गई है और उनके मैच करना है आपको। तो एक सूची में दार्शनिक का नाम है फिलोसफर और दूसरी सूची में उनका दर्शन है। ठीक है, तो इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही उत्तर है। रामानुज जो है वो विशिष्ट दैत्यवाद से जो है संबंध रखते हैं, माधवाचार्य द्वैतवाद से। ठीक, निम्बार्क जो है वो द्वैत अद्वैतवाद से और वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद से। तो इस प्रकार जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को जो है असर्शन या अभिकथन और दूसरा जो है वो कारण है, रीजन। असर्शन यह है कि लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप पल्वक अधिकता है में वृद्धि करते हैं और रीजन है लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। एसर्शन मतलब
अभिकथन भी सही है और रीजन भी सही है, ठीक है। और एसर्शन का जो एक्सप्रेशन जो रीजन के द्वारा दिया गया है, कारण के द्वारा दिया गया है, वो सही दिया गया है, ठीक है। तो ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, ये स्टेटमेंट गलत है, सातवां है, ठीक है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये स्टेटमेंट सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है, लगभग दो बराबर भागों में बांटती है, ये स्टेटमेंट सही है। भारत पूरी तरह, ये स्टेटमेंट गलत है, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं स्थित है। तो इस प्रकार जो इस दिया गया ऑप्शन है जो सही होगा वो होगा 2 और 3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया, ठीक है। तो 1975 में कतरनिया घाट को स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? तो ये वाद था ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारती और बनाम केरल राज्य 1973। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दिए गए ऑप्शन में गदर पार्टी की स्थापना पहले होता है, उसके बाद आता है बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना होती है, उसके बाद केंद्रीय असेंबली बम कांड होता है और लास्ट में जो नंबर आता है वो चिटगांव शस्त्रागार छापा। नेक्स्ट सूची 1 और सूची 2 दी गई है। सूची 1 में वो व्यक्ति हैं और सूची 2 में संबंधता और उनका संबंध पूछा गया था। एम एस स्वामीनाथन का संबंध जो है वो हरित क्रांति से। एल के झा कमेटी जो है आर्थिक प्रशासन सुधार से। वर्गीस कुरियन जो दूध उत्पादन से और मोरारजी देसाई जो है बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं? एक तरफ जनजाति का नाम दिया है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। केरिया जो है वो उड़ीसा की है और पालियान जो है वो तमिलनाडु की है। तो 1 और 4 जो है वो सही है। नेक्स्ट नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक जो है एसर्शन है और दूसरा जो है उसका कारण है। अभिकथन एसर्शन क्या है? विश्व में चीली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। उत्तरी चिली का एंडी क्षेत्र पोरफिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। एसर्शन तथा रीजन दोनों सत्य हैं और रीजन जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन है? रिसर्चर का नाम बताना है आपको। तो उनका नाम है चार्ल्स बूथ। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? ये शख्स हैं ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, ठीक। कौन? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। अगला सूची 1 दी है और सूची 2 दी है, ठीक है। योजना और कार्यक्रम दिया है और दूसरे में उसका वर्ष दिया गया है, ठीक है। इसको आपको मैच करना है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये है 2005 का। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये है 1995 का। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये 1999 की है और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है वो 2001 की है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर है जामनगर, भारत। ठीक, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, तो इसमें क्या पाया जाता है? तो फोटोकेमिकल स्मॉग की बात की जा रही है, तो इसमें आपको मिलेगा ओजोन O3।
लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वो प्रथम भारतीय कलाकार हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? आपको बताना है कौन जो है वो सुन्नी ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। यह है बसरा। बसरा जो है वो इसमें नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक जो है असर्शन है, दूसरा जो है रीजन है। असर्शन क्या है? 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, असर्शन कथन भी सही है और जो रीजन है वो भी सही है, और रीजन जो है इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, सजन प्रकाश।